हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारे स्टोरी के न्यू चैप्टर में। लोकेशन सैडर यूनिट बैंड। गहरी रात थी, लेकिन हर स्क्रीन पर एक ही नाम ब्लिंक कर रहा था। सोर्स एन मलिक। इनकमिंग डेटा स्कैम कंप्लीट। कमरा कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा बन गया था। उस मैसेज को देखकर सबसे पहले हैरान होने वाली टिया थी। उसने वीआईपी एड्रेस से पता कर लिया था कि ये मैसेज जिसके द्वारा भेजा गया था वह नताशा थी, जिस वजह से वह शॉक थी कि आखिरकार उस लड़की ने उन्हें मैसेज क्यों सेंड किया। लेकिन जब उसके अंदर के इंफॉर्मेशन को देखा तो अचानक से उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने हैरानी से कहा, व्हाट द फक, क्या है ये? उसकी उंगलियां जल्दी से लैपटॉप कीबोर्ड पर चलने लगी। साथ ही उसकी आंखों की पुतलियां लैपटॉप स्क्रीन को घूरे जा रही थी। उस मैसेजेस के अंदर एक फाइल अटैच थी, जिसके अंदर उनके दुश्मनों की सारी जानकारी और उनके द्वारा बनाए गए सारे प्लान शामिल थे। जैसे जैसे टिया उन्हें देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। वहीं ब्लैक होल ने अपनी कुर्सी पर घूमते हुए टिया को देखा। चेहरा आधा नीली रोशनी में आधा छाया में था। उसकी आवाज में वही हमेशा वाला ड्रामेटिक ठंडापन था। ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही हो जैसे किसी ने तुम्हारी ब्राउज़र सर्च हिस्ट्री लीक कर दी हो? वह अपनी आंखें मटकारते हुए टिया को देख रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर टिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा, जैसे उसे जिंदा ही खा जाएगी। जिस पर ब्लैक होल ने दूर होते हुए दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, रिएक्शन देखकर तो दिल घबरा गया मेरा। ऐसे चुड़ैल जैसी आंखों से घूर कर मेरी जान लोगी क्या? लेकिन टिया को उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने गुस्से से उसे इग्नोर किया और जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती जा रही थी, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वहीं उसकी नोक-झोंक सुनकर कनिष्क का गुस्सा अपने काबू में नहीं रहा था और उसने गुस्से से कहा, ब्लैक होल, तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। ये कोई चैट रूम नहीं है जहाँ तुम मस्ती मजाक कर रहे हो। ये सुनकर ब्लैक होल ने हैरान होकर पीछे झुकते हुए हंसकर कहा, अरे भाई, इतना क्यों जल रहे हो? हाँ, मैंने बस हंसी में ही तो कहा था, लगता है तुम्हारे दिल में लग गई। उसकी बातें सुनकर तान्या ने गुस्से से इरिटेट होकर ईयरपीस पे कहा, तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ, वरना मैं ब्लूटूथ को यहीं पर तोड़ दूंगी। मेरे कान में अब खून आने लगेगा तुम्हारी बातें सुनकर। सारा मिशन ने मच्छी मार्केट बना दिया है, चपर चपर लगे हो। और टिया, बताओगी मुझे कि हुआ क्या है और क्या चल रहा है वहाँ पे? जिस पर टिया ने गुस्से से और हैरानी से कहा, नताशा नताशा ने ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कोर सिस्टम तोड़ दिया है। यहाँ तक कि उनके बनाए गए प्लान का इनर नेटवर्क प्रोटोकॉल तक की डेटा भेजा गया है। लोकेशन, फंडिंग ट्रेल, ह्यूमन रिसोर्स कोड्स, सब कुछ उसने हमें भेज दिया है। ये सुनकर तान्या ने हैरानी से और गुस्से से कहा, क्या कहा? वो चुड़ैल हमारे साथ मेहरबानी कर रही है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, जैसे हर शब्द के साथ वो नताशा के नाम को चीर रही हो। वो लड़की जिसने हमें धोखा दिया, वही अब हमें टूल फाइल्स भेज रही है। ये कोई माफ़ी नहीं लगती है मुझे, बल्कि उस शातिर लड़की की चाल लग रही है। जिस पर रोहन ने भी गुस्से से कहा, उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये भूतनी कहीं की, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसी चाल चलने की? वहीं टिया ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, एन्क्रिप्शन टाइप 49B, ये कोड सिर्फ हम और हमारी बॉस ही यूज़ करते हैं। फिर इसे कैसे पता? फिर वह आंखें छोटी करते बोली, उसने हमें बस डेटा नहीं भेजा, उसने बहुत सी बातें भी की हैं मुझसे। ब्लैक होल हंसी के साथ बोला, ओह, दिल की बात कोड में, कितना पोएटिक है ना? उसने टिया की तरफ देखा, तुम्हारे एक्स टीम मेंबर्स का लव लैंग्वेज भी काफ़ी यूनिक है। टिया उसकी बात पर सख्त होकर बोली, ब्लैक होल चुप रहो। वही तान्या गुस्से से बोली, वो चाहे कोर्ट से बोले या फिर आंसू से, मैं इस गद्दार, धोखेबाज और एहसान फरामोश लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, जिसने हमें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था वो हमारी मदद कर रही है। हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ जहरीली नागिन के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती। वो हमारी नज़रों में बस एक दुश्मन है,
जिस पर रोहन ने भी पूरे जोश के साथ हाँ बोला। वहीं ब्लैक होल मुस्कुराते बोला, आप सभी के इस तरह के रिएक्शन को देखकर मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिरकार ये कितनी दिलचस्प लड़की होगी वो, जिसने तुम सबके होश उड़ा रखे हैं। उसके शब्दों में तंज था, पर भीतर कहीं उत्सुकता भी थी। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, फिलहाल डेटा वैलिडेट करो और हाँ, इमोशंस को अभी अपने कंट्रोल में रखो। सब लोग, वो सिर्फ एक एक्स मेंबर है, कोई मसीहा नहीं। नितांत भी धीरे और ठंडी और स्थिर आवाज में बोले, जो भी हो, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ये चाल बड़ी है। अगर ये चाल है तो किसी जीनियस ने बना है। अगर ये सच्चाई है तो कोई अपनी जान से खेल रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में घूर रही थीं। दोनों ही सूरतों में नतीजा खून से लिखा जाएगा। वहीं कनिष्क अब तक कुछ नहीं बोला था। वो कोने में खड़ा था। उसकी स्क्रीन पर वही कोर्स खुल रहे थे, वही कोर्स जो कभी उसने और नताशा ने साथ मिलकर बनाए थे। नीली रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। आंखों में हल्की सी चमक थी, पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जैसे थम सी गई थी। फाइल के हेडर में लिखा था, इनक्रिप्शन बाय एन मलिक एंड के। उसका नाम उसके साथ। एक पल के लिए तो उसकी सांस रुक सी गई थी। पुरानी याद जैसे किसी झटके से लौट आई थी। वो दिन जब नताशा कोड लिखते हुए अचानक से हंस देती और बोली थी, भाई, आप मशीनों को दिल से ज़्यादा समझते हैं, बस कभी खुद को हैक मत कर लेना। जिस पर कनिष्क ने उसकी चोटी खींच दी थी। उसकी उंगलियां फिर से चल पड़ी थी। चेहरा स्थिर था, पर दिल में तूफान था। वहीं टिया ने धीमे से कनिष्क के बारे में सोचते हुए पूछा, कनिष्क, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? कनिष्क अपने होश में आते हुए बोला, हाँ, बस सिस्टम को पढ़ रहा हूँ। उसने जो भेजा है वही तय करेगा कि उसे जिंदा देखा जाएगा या नहीं। वो रुका। एक सेकंड को उसकी निगाहें स्क्रीन से हटकर हवा में टिकी, जैसे नताशा की परछाई वहां हो। तभी ब्लैक होल सीरियस होकर बोला, सब शांत हो जाओ और तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, क्योंकि लड़ाई अब शुरू होने वाली है। जिसे सुनकर सभी लोग अचानक से अलर्ट मोड में आ गए थे। वहीं राघव अपने हर कदम को जैसे तराश कर रख रहा था। उसकी चाल में ब्रूट प्रसायजन थी। उसने आसपास की छाया का इस्तेमाल करते हुए एक बॉडीगार्ड पर झपट्टा मारा और पकड़ते समय उसका हाथ जैसे लोहे की प्रेस बन गया था। तेरी तकनीक इतनी साफ थी कि आदमी अपनी कमर मोड़े बिना जमीन पर ही गिर गया था। अरहान ने उसे सेकंड में एक और ताकतवर चेतावनी दी थी। उसकी एड़ियों से निकला एक तेज किक सीधा सामने आदमी के पेट पर लगा और फिर वह घुटनों से घूमकर पीछे आए हुए दूसरे हमलावर के बाजू को पकड़कर उसे अपनी कमर से घुमाकर फर्श पर पटक दिया। उसका हर मूव में पूरी तरीके से बैलेंस था। मारते समय जैसे वहां आवाज भी नहीं हो रही थी। इसी से पता लगाया जा सकता था वह लोग कितने ज्यादा खतरनाक थे। दोनों के चेहरे पर जैसे गुस्से के भाव आए हुए थे। तभी उनके पीछे सामने आदित्य के कई सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते, जिन्हें देखकर राघव ने अपनी जैकेट के बटन बंद किए और गुस्से से कहा, चलो अब मजा आने वाला है। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और ठंडापन साफ दिखाई दे रहा था। राघव की चाल में एक तरह का जानलेवा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने पहले से तय कर रखा हो कि कौन मारेगा और कौन बचेगा। तभी बॉडीगार्ड्स उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन राघव की चाल इतनी तेज थी कि किसी को समझने का वक्त ही नहीं मिला। उसने पहले आदमी का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे की तरफ मोड़ा और उसकी कोहनी तोड़ दी। आदमी की चीख भी ठीक से नहीं निकली थी और वो जमीन पर जा गिरा। दूसरा गार्ड बंदूक उठाने ही वाला था कि राघव ने एक जोरदार किक सीधे उसकी छाती पर मारी। वो दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। अरहान की चाल उससे भी ज्यादा स्मूथ थी। वो एक सांप की तरह हिला, एक पल में 2 कदम आगे बढ़ा और घुटनों से वार किया। उसका एक किक सीधे एक गार्ड के पेट पर लगा। अगले ही पल उसने दूसरे के गले पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसके मूव्स में कोई जल्दबाजी नहीं थी, हर बार सटीक और सोच समझ कर किया गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी ज़्यादा हर बार के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा की तरह ही ठंडी और चालाक थीं, जैसे किसी को चोट पहुंचाने में उसे बिल्कुल भी
फर्क ही नहीं पड़ता था। बाहर तान्या और रोहन भी एक्शन में आ चुके थे। वह आगे जा ही रहे थे कि तभी युवराज के बॉडीगार्ड ने उन पर हमला कर दिया। तान्या के एक हाथ में गन पकड़ी थी और दूसरे में ब्लेड। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और एकदम से गोली चलाई। गोली सीधे जाकर एक दुश्मन के माथे के बीचों बीच लगी और उसी वक्त उसने ब्लेड से दूसरे का हथियार गिरा दिया था। रोहन पीछे से कवर दे रहा था। उसने अपनी पोजीशन बदली और फर्श से उठा हुआ पाइप पकड़ लिया। एक झटके से उसने पाइप घुमाया जिससे एक गार्ड की बंदूक दूर जा गिरी और उसने गुस्से से कहा, आज तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने बॉडीगार्ड को अच्छे से धो डाला था। उसे तो युवराज को ढूंढकर जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा मारना था और उसके दिमाग में शुरुआत से यही चल रहा था। वही तान्या ने झुककर जमीन पर पड़े एक आदमी के गले से माइक निकाला और ब्लैक होल से बोला, क्लियर। आगे कहाँ से अंदर जान सकते हैं। जिस पर ब्लैक होल की आवाज़ तुरंत जवाब देती है, पहले पूरी तरीके से अलर्ट रहो। असली खतरा तो अभी बाकी है। सिग्नल्स दूसरी बिल्डिंग से आ रहे हैं, सब लोग अलर्ट रहो। तभी टिया ने लैपटॉप पर उंगलियों को चलाते हुए कहा, यहाँ की सारी सिचुएशन तुम संभाल लोगे ना। मुझे भी उनके साथ ही जाना होगा सबको निपटाने के लिए। उसकी बात सुनकर ब्लैक होल ने जल्दी से आलस के साथ कहा, देखो पहले बता रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ है। आगे कुछ बोलता उससे पहले ही टिया ने जल्दी से गन लोड की और वहां से निकल गई। वहीं यह देखकर ब्लैक होल गुस्से से काफ़ी ज़्यादा भर गया था। उसने गुस्से के साथ कहा, ये पूरी टीम मुझे साइको लगती है। आखिर मैं क्यों इनके साथ काम करने के लिए राजी हो गया। उसके ने मुंह दबाया और टिया ने लैपटॉप पर एक नज़र डाली तो नताशा के द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डाउनलोड हो चुकी थी। वहीं चारों तरफ धुआं और धातु की गंध भरी हुई थी। बिजली के टूटे तारों से नीली चिंगारियां झलमला रही थी। राघव और अरहान बॉडीगार्ड्स की लाशों के बीचों बीच खड़े हुए थे। दोनों के कपड़े खून और धूल से सने हुए थे, पर उनकी चाल में अब भी वही अहंकार था। तभी वहां पर तान्या ने गन दोनों पर तानते हुए कहा, हाथ ऊपर कर दोनों, नहीं तो गोली चला दूंगी। तान्या की बंदूक अब भी हाथ में थी, लेकिन उसकी नजरें राघव पर टिकी हुई थी, ठंडी सीधी और बिना डरे। वो एक शिकारी की तरह सटीक खड़ी थी। रोहन ने अपने गले से लटकता नेक बैंड उतार फेंका और हाथ में एक छोटा सा चाकू घुमाकर बोला, तो ये है वो खजूर जो उस धोखेबाज की मदद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर राघव की आंखें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर एक धीमी खतरनाक सी मुस्कान आ गई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, दिलचस्प, तुम लोग हो कौन, हाँ? और इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो राघव नंदा के इलाके में घुसाए। तान्या ने जवाब दिया, बाय द वे, मुझे नहीं पता ये नादम राघव नंदा नाम का प्राणी किस खेत की मूली का है, लेकिन ये हिम्मत नहीं, मिशन है। और मिशन में डरने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये सुनकर अरहान हंस पड़ा। उसकी हंसी ठंडी और शातिर थी। वाह क्या बात है, जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हो। वैसे कितना डायलॉग प्रैक्टिस करती हो, फिल्में ज़्यादा देखती हो या मारने का असली काम भी जानती हो। तान्या ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने कदम जमीन पर जमाए और उंगलियों से बंदूक का ट्रिगर हल्के से उसकी तरफ करते हुए कहा, तुम चेक करना चाहते हो तो आगे बढ़ाओ, फिर पता चल जाएगा। जिसे सुनकर अरहान के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वहीं राघव के चेहरे की मुस्कुराहट भी कम गहरी नहीं थी। उसकी मुस्कान तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। उसने अपनी जैकेट उतारी। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थी और उसकी आंखों में अब खून जैसा गुस्सा उतर आया था। ठीक है, तो चलो खेलते हैं, देखते हैं असली दम किस में है। और इसी के साथ ही वो तान्या की तरफ झपटा। पहला पंच इतना तेज था कि हवा फटने की आवाज आई, लेकिन तान्या झुकी और उसके बाजू को पकड़कर पलट दी। दोनों के पैर एकदम से आपस में टकराए। राघव ने झटके से उसका कंधा दबाया और पीछे धकेल दिया, लेकिन तान्या ने दीवार का सहारा लेते हुए उसी पर वापस से रिवर्स लेकर एक किक राघव के ऊपर मारी और सीधे उसकी पसलियों पर, जिससे राघव एक झटके से जाकर पीछे हट गया। पर उसके चेहरे की वह लापरवाह मुस्कान अब जैसे गायब हो चुकी थी। अब उसकी जगह दुर्भावना से भरी हुई मुस्कान वापस आ चुकी थी। अच्छा है, लगता है चोट देना जानती हो। ये कहते हुए उसने अपनी टी शर्ट को हल्के से साफ किया और एकदम से तान्या की तरफ बढ़ा। वहीं उधर अरहान और रोहन आमने सामने थे। अरहान की चाल स्मूथ थी, वो एक सांप की तरह घूम रहा था। वहीं राघव की
रोहन की पकड़ भारी थी, उसके हर बार में ताकत थी। दोनों के बीच वार का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसमें रोहन पंच पर पंच बरसा रहा था। उसने एक पंच अरहान के चेहरे की तरफ बढ़ाया, तभी अरहान ने चालाकी से उसे डॉज कर लिया, जिसका फायदा उठाकर उसने जल्दी से नीचे झुककर उसके पेट पर कोहनी जोर से दे मारी, जिससे अरहान से पीछे हो गया और फिर उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। डॉकयार्ड का इनसाइड सीक्रेट रूम 2:45 AM। युवराज की नज़रें स्क्रीन पर जमी थी, तभी उसने अपनी नज़रें स्क्रीन से हटाई। सिस्टम के कोने में एक ब्लिंकिंग नोटिफिकेशन चमक रहा था, आउट गोइंग ट्रांसमिशन डिटेक्टिव। ये पढ़ते ही उसका चेहरा पल भर में सख्त हो गया, भौहें सिकुड़ गईं और आंखें छोटी हो गई थी। उसने जल्दी से उंगलियों की कीबोर्ड पर रखी और कुछ कीज दबाई, फिर रुक गया। उसकी स्क्रीन साफ लिखा था, सोर्स यूजर एन मलिक। एक सेकंड के लिए कमरे में हवा जैसे जम सी गई थी और उसके माथे की लकीरें अचानक से नसें उभर आई थीं। वो एकदम से अपनी चेयर से गुस्से के साथ खड़ा हो गया और जल्दी से हॉल में बाहर आया। अचानक से उसकी नज़रें सोफे पर बैठी नताशा पर जा पड़ी, जो अपने लैपटॉप पर लगी हुई थी। उसके हाथ की मुट्ठियां भींची हुई थी, चेहरा थका हुआ था और आंखें गुस्से से लाल थीं। युवराज ने बिना कुछ कहे झटके से कदम बढ़ाया और उसकी चाल में अब शिकार करने वाली ठंडक थी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका और इतनी तेजी से लैपटॉप उसके हाथ से छीना कि नताशा पीछे की ओर लड़खड़ा गई। लैपटॉप की स्क्रीन खुली थी और डेटा ट्रांसफ़र पूरा हो चुका था। हर फाइल पर वही नाम था, शैडो यूनिट क्लासिफाइड्स। जिसे देखते ही युवराज के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, गुस्सा। वो आग नहीं, बर्फ सी ठंडक थी, चुभती हुई अंदर तक काटने वाली। तुमने, उसकी आवाज़ धीमी थी पर हर शब्द में जहर घुला था। तुमने ये क्यों किया? अचानक से आंखें नताशा की तरफ घूम गई थी। वहीं नताशा उसके अचानक से आने से कांपते हुए पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। युवराज, वही युवराज की आंखों में अब सिर्फ लाल रोशनी थी। उसने गुस्से से लैपटॉप को जमीन पर दे मारा। अचानक से उसकी स्क्रीन चटक गई और हार्ड ड्राइव और जो चिंगारी निकली अचानक से वहाँ पर फैल गई थी और अचानक से वह लैपटॉप पूरी तरीके से बंद हो गया था। वहीं वो झपट कर नताशा के गले तक पहुंचा, जो लैपटॉप को टूटता देखकर थोड़ी देर तक के लिए हैरान हो गई थी। वहीं अचानक से युवराज की उंगलियों को अपने गले पर महसूस कर वह होश में आई। उसकी उंगलियां ठंडी थी लेकिन खतरनाक थी। नताशा ने जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी टाइट थी कि वह खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। वहीं युवराज ने अपनी पकड़ और कसते हुए उसका चेहरा अपने बेहद करीब लाकर बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डियर यू, डैम इट। हर शब्द जैसे उसके अंदर के जहर को बाहर निकाल रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया, रियली? उसकी पकड़ हर शब्द के साथ कसती चली गई, जिससे नताशा का चेहरा लाल पड़ गया, सांसें रुक रही थी। वो उसके हाथों को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। युवराज, छोड़ो मुझे, उसकी आवाज़ बमुश्किल ही निकल रही थी। फिर अचानक से युवराज की मुट्ठी ढीली हुई, लेकिन उसी पल उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जा पड़ा। नताशा का चेहरा अचानक से लाल पड़ गया, सांसें अचानक से रुक रही थी। वो उसके हाथों को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करने लगी। युवराज, छोड़ो मुझे, उसकी आवाज़ बमुश्किल ही निकल रही थी। फिर अचानक से युवराज की मुट्ठी ढीली पड़ गई थी, लेकिन उसी पर उसका हाथ भी उठा और एक जोरदार थप्पड़ नताशा के चेहरे पर जा पड़ा। उसके थप्पड़ पड़ने से कमरा एकदम से शांत हो गया था। बस थप्पड़ की गूंज अब भी हवा में ठहरी हुई थी। नताशा का सिर झटका खाकर साइड हो गया, गाल पर एक लाल निशान उभर आया था और होठों के कोनों पर खून बह निकला था। उसकी आंखों से आंसू फिसले, पर होठों पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो पछतावे से भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, आंखें अब भी नम थी लेकिन उनमें गुस्से की चमक थी। हाँ हाँ, मैंने धोखा दिया, क्योंकि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना तुम्हारी और ना उस नाम की जिसे तुम टीम कहते हो। तुम सोचते हो मैं डर कर झुक जाऊंगी? नहीं युवराज, अब डर खत्म हो चुका है मेरा। अब सिर्फ और सच बचा है, और वो ये है कि मैं गलत थी। गलत थी जब मैंने तुम्हारा साथ चुना। गलत थी जब सोचा कि ताकत ही सब कुछ है। मैं गलत थी जब उस लालच में आई जिसे तुम लोग पावर का नाम देते हो।
मैं बहुत गलत थी। मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा गलत थी। जो लालच ने मेरी आंखों पर ऐसी काली पट्टी बांधी कि मुझे बाकी सब कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया। और उस अंधेपन में मैंने उन्हें धोखा दिया जो मेरे लिए सब कुछ थे। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए गहरी सांस ली। आंखों से आंसू अब बह नहीं रहे थे बल्कि जल रहे थे। आवाज़ धीमी थी मगर हर शब्द पत्थर की तरह भारी था। हाँ, हाँ, मैंने धोखा दिया। क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। वो लोग जो मुझे समझते थे, मेरी परवाह करते थे, जिन्होंने मुझे गिरते हुए भी थामने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं मर रही थी, और मैंने मैंने उन्हीं के खिलाफ काम किया और उन्हें धोखा दिया। और अब जब मुझे तुम्हारी और सबकी असलियत समझ आ गई है तो सब कुछ साफ हो गया है युवराज। तुम सबके लिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं थी। मैं बस एक मोहरा थी, एक चींटी जिसे काम खत्म होते ही कुचल देना था। मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, तुम्हारे लिए झूठ बोला और आज तुम्हारे हाथों से ही मरने वाली थी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये नाइंसाफ़ी है? हाँ, मैं मौत डिजर्व करती हूँ, लेकिन अगर मुझे मरना ही है तो उसके लिए मरना पसंद करूंगी जिन्होंने मुझे संभाला था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर चमक और आंखों में पागलपन छा गया। उसकी आंखों में कनिष्क और मायरा के साथ बिताए सारे पल घूमने लगे थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे दीवारें भी उसके शब्दों का वजन महसूस कर रही हों। वहीं उसकी बातों से युवराज का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। वो कुछ पल बस उसे घूरता रहा, जैसे तय नहीं कर पा रहा वो कि उसे फिर मारने दे या फिर बस वहीं पर छोड़ दे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? उसने दांत पीसते हुए आंखों में मर्डर इंटेंशन के साथ धीमे से कहा। तुमने हमें नहीं, अपने आप को बर्बाद किया है और इसके लिए अब तुम खून के आंसू रोने वाली हो। यह कहते हुए युवराज ने अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए एकदम से नताशा के चेहरे पर मुक्का मारना चाहा कि लेकिन इस बार नताशा पहले जैसी नहीं थी। उसने तुरंत झुककर खुद को बचा लिया और उसी पर अपनी कहानी उसके पेट में दे मारी। एक तेज करहा युवराज के मुंह से निकली मगर उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, दीवार की तरफ उसे धकेल दिया। नताशा का सिर अचानक से जाकर दीवार से टकराया, लेकिन उसने दर्द दबाकर युवराज की गर्दन पर किक मारी। वो एक पल के लिए पीछे हट गया था। उसकी आंखों में अभी वही पुरानी आग थी। इतनी ताकत कब से आने लगी? हाँ, तुम्हारे अंदर? उसने गुर्रा कर कहा। जब तुम जैसे घटिया लोगों को का डर खत्म हो जाए ना। नताशा फसफसाई। उसकी सांसें तेज थी। और जब समझ आया कि इंसान दूसरों की परछाई में कभी भी नहीं जी सकता। युवराज ने जवाब में हंसी छोड़ी, कड़वी हंसी। ओह, लगता है पालतू बिल्ली के दांत निकल आए हैं, तोड़ने पड़ेंगे। इसी के साथ वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नताशा की कलाई चरमराने लगी थी। लेकिन उसने इस बार दर्द का इस्तेमाल ताकत की तरह किया। एक झटके से उसने अपनी कलाई घुमाई और फिर उसने अपने घुटनों के जबड़े को नीचे बार किया। युवराज का सिर पीछे गया मगर गिरा नहीं। उसने जैसे गुस्से की सारी आग मुट्ठियों में समेटी और नताशा पर दो लगातार पंच मारे। पहला उसके कंधे पर, दूसरा उसके गाल पर। नताशा गिर पड़ी। होठ फट गए थे और मुंह से खून बहने लगा था, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो धीरे धीरे उठी, खून पोंछा और बोली, साला कमीना इंसान, मारो जितना मारना है, पर याद रखना ये वही हाथ है जो तुम्हारे लिए लड़ते थे। अब अगर उठे हैं तो सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। वो तेजी से उसकी ओर झपटी। इस बार उसके हर मुंह में गुस्सा, पछतावा और निडरता का मिश्रण था। उसने युवराज का हाथ पकड़कर उसके पैर पर वार किया, पर उसी हाथ में घुमाकर एक किक दे मारी जिसने उसे फर्श पर गिरा दिया। युवराज ने खून थूका और हंसते हुए बोला, यू बिच, तुझे पालना ही नहीं चाहिए था। तू सोचती हो कि तू इससे बच जाएगी, पता है ना तू किसके खिलाफ खड़ी हुई है? बुरी तरीके से मारी जाएगी। नताशा ने नीचे झुकते हुए उसकी कॉलर पकड़ ली। नहीं, बचना ही नहीं चाहती और ना ही फर्क पड़ता है। अब मैं सब कुछ तबाह करना चाहती हूँ, बस खत्म करना चाहती हूँ। इस बार झूठ को, इस सिस्टम को और तुम्हें, हर चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि जानती हूँ फिर मेरा भाई और मेरी बहन तेरा और तेरी उस ऑर्गेनाइजेशन का वो हाल करेंगे जिसे तू सोच भी नहीं सकता।
वो बोलते ही उसकी ओर झुकी और उसके पीछे रखे हुए लैपटॉप के केबल को खींचते हुए सीधे करंट स्विच पर मारा। तभी युवराज ने एक झटके से उसके बालों को कसकर पकड़ा और नताशा के हाथों को उसकी पीठ के पीछे घुमाते हुए जोर से दीवार पर सटा दिया। साली, तू जिंदा क्यों है? हाँ? तुझे तो मर जाना चाहिए। बाहर में जा तू। ये कहते हुए युवराज ने दो चार बार नताशा का सर दीवार पर दे मारा, जिससे अचानक से नताशा के माथे से खून बहने लगा, जिससे नताशा ने छुड़ाने की कोशिश की और वह जैसे ही आगे की ओर घूमी, अचानक से युवराज ने चाकू अपने हाथ में लिया, जो कि वहीं पर उसने छुपाया हुआ था, और नताशा के पेट पर जोर से वार किया। सब कुछ ही सेकंड में हो गया था। नताशा की आंखें अचानक से फैल गई और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली। उसके पेट से खून का फव्वारा निकला। खून की बूंदें टप टप के साथ फर्श पर टपकने लगी। फर्श पर खून बह रहा था और नताशा बिल्कुल बेशुद्ध तरीके से जमीन पर जा गिरी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन बोल ना पा रही हो। युवराज कुछ पल तक तो वहीं पर खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अपने हाथों को देखा जो अब खून से सने थे। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, जिसे सुनकर युवराज ने नताशा को एक लात मारी और फिर जल्दी से अपने सीक्रेट रूम की ओर भागा। वहीं दूसरी तरफ तान्या ने राघव की बाह पकड़ी और किक मारते हुए उसे नीचे गिराया, लेकिन राघव ने वहीं से उसके पैर को पकड़ा और उसे पलटकर गिरा दिया। दोनों अब जमीन पर थे, चेहरे पर एक दूसरे के कुछ इंच दूर। उनकी सांसें तेज और आंखें गुस्से से भरी हुई थी। राघव गुस्से से बोला, किसने भेजा तुम्हें? हाँ, वरना? तान्या ने बीच में उसकी गर्दन पर पिस्तौल का मुंह रख दिया। वरना क्या? हाँ, गोली चलाओगे? चलाओ, लेकिन पहले अपनी अकल पर चलाओ। वो दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को घूरते रहे, जैसे वो शिकारी तय कर रहे हों कि कौन पहली बार करेगा। उसी पल ब्लैक होल की आवाज वायरलेस में गूंजी, तान्या, रोहन, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पीछे मूवमेंट हो रही है, उसे जल्दी से खत्म करो। तान्या ने बिना वक्त गवाए दीवार पर धक्का मारा और राघव से दूर हुई। रोहन ने भी अरहान के पीछे फेंका और दोनों तुरंत ही पीछे हटकर कब्र में आ गए। वहीं दूसरी तरफ युवराज जल्दी से अपना सामान निकालकर उस रूम से निकल चुका था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है, इसलिए वह यहाँ से भागने वाला था। जैसे ही वह निकला उसी वक्त दरवाजा भी टूट गया और टिया ने रूम में कदम रखा। कमरे के भीतर सब कुछ बिखरा पड़ा था। फर्श पर टूटा ग्लास, दीवार पर खून के छींटे और हवा में गाढ़ी सी धातु की गंध। लाइट टिमटिमा रही थी। हर बार जलने पर दीवार पर नताशा की परछाई बनती, जो अब जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा आधा खून से ढका और आंखें आधी खुली, जैसे वो किसी सवाल का जवाब खोज रही हो। टिया ने जैसे ही उसे जमीन पर पड़े हुए देखा, वह एकदम से उसके पास आ गई। हालांकि उसने अभी भी गन के ट्रिगर पर उंगली रखी हुई थी। उसके पास पहुंचते हुए टिया ने तेज आवाज में पुकारा, नताशा, लिसन टू मी, तुम ठीक हो? एक्चुअली उसके सामने सिर्फ नताशा की पीठ नजर आ रही थी। उसकी आवाज दीवारों से टकराई और पूरे कमरे में गूंज गई। वो अंदर बढ़ी, बंदूक आदि उठी हुई थी। आंखें लगातार कमरे के हर कोने को स्कैन कर रही थी। हर टूटी हुई चीज उसे शक में डाल रही थी, क्योंकि उसे एक ट्रैप लग रहा था। पर अगले ही पल उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, जहां पर नताशा थी। वहां पर सफेद फर्श पर लाल रंग फैलता जा रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे ढलान की तरह एक ओर झुक रहा था। यह देखते ही टिया की सांसें जैसे अटक गईं। वह दौड़कर पहुंची, घुटनों के बल गिरते हुए उसके पास बैठी और अगले ही पल उसने देखा नताशा के पेट से खून लगातार बह रहा था, जिसे देखकर टिया की आंखें सिकुड़ गईं। चेहरा जैसे किसी खामोश विस्फोट से सख्त हो गया था। व्हाट द हेल, किसने किया ये? उसकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि दीवारों को चीर देने वाली ठंडी गूंज बन गई थी। उसने कांपते हाथों से नताशा को संभालने की कोशिश की। उसकी अंगुलियों पर खून लग गया था, गर्म चिपचिपा असली खून, जिससे साफ था जो हुआ वो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था। उसने जल्दी से नब्ज चेक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा धीमी चल रही थी। उसने जल्दी से उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, किसने किया ये? नताशा, बोलो, मुझे आंखें खोलो अपनी,
बंद मत करो। नताशा की सांसें बहुत ही हल्की थीं, जैसे हर सांस लेने से पहले उसे मौत से इजाज़त लेनी पड़ रही हो। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, वो युवराज। टिया का चेहरा अचानक से सख्त पत्थर बन गया था। उसने वही शब्द दोहराया, पर इस बार आवाज़ में बिजली थी। युवराज, यू बास्टर्ड। लेकिन उसने जल्दी से अपना सारा गुस्सा कंट्रोल किया और वो उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक चमक थी जो किसी चिंगारी से पैदा नहीं होती थी, बल्कि जलते हुए मन से होती थी। उसने जल्दी से मेज पर पड़ा कपड़ा उठाया और नताशा के घाव पर दबाया। सुनो, अभी अपनी आंखें खुली रखो। कुछ भी हो जाए, हारना मत। प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो और कुछ मत करो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। मैं उस कमीने को ढूंढ कर लूँगी और फिर उसे बुरी मौत मारूंगी। जिस पर नताशा ने अपनी पलकें झपका दी। शायद हाँ थी, या शायद दुआ भी। उसकी पलकें कांप रही थी, जैसे बहुत कोशिश करते हुए ऊपर उठी हो। चेहरे पर पसीना खून मिला हुआ था। सांसें टूट टूट कर आ रही थी, जिसे देखकर टिया परेशान हो गई, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि नताशा को अभी हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वह तुरंत उसके पास पहुंची और घुटनों के बल बैठी और उसका हाथ लेते बोली, नताशा। उसकी आवाज़ कांप के, सुन सकती हो मुझे? मेरी बात सुनो। सोना नहीं है ना? आंखें खोल रखो प्लीज़, तभी हम तुम्हें बचा पाएंगे। नताशा ने अपनी पलकों को हल्के से झपकाया। शायद हाँ थी, या शायद नहीं भी। टिया, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़। टिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। शांत रहो, कुछ मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नताशा ने सिर हिलाया और फिर उसकी सांसें भारी थी। हर शब्द के बीच जैसे दर्द फंस जाता था। कनिष्क, कनिष्क, भाई को बुलाओ दो प्लीज़। टिया ने सुनते ही ठिठक गई। उसकी आंखों में सवाल था, पर नताशा की आंखों में से पछतावा। मुझे मुझे माफ़ी मांगनी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने बहुत गलत किया था, उन्हें चोट दी, धोखा दिया। अब सब बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज़ बुला दो ना। ये सुनकर टिया की आंखें भी भर गईं। उसने खुद को संभाला। मैं बुलाती हूँ नताशा, लेकिन तुम हिम्मत रखो, ठीक है? आंखें किसी भी हालत में बंद मत करना। जिस पर नताशा ने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान इतनी छोटी थी कि एक पल में मिट गई, पर उसमें एक सुकून भी था, जैसे दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का हो गया था। नताशा ने कांपते हुए टिया का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ती जा रही थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे माफ़ी मांगने का मौका भगवान छीन न ले। उसकी हालत हर बीतते वक्त के साथ ऐसी थी जैसे किसी ने उसमें से सारी गर्मी को खींच ली हो। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, पलकें आधी उठी और टूटती सांसों से बोली, उसे उसे कह देना, माफ़ कर दे मुझे टिया प्लीज़। शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन उसका वजन ऐसा था जैसे किसी ने टिया के दिल पर पत्थर रख दिया हो। नताशा की आंखों में आंसू की एक बूंद निकली और धीरे धीरे बहती हुई उसके गाल से होकर टिया की उंगली पर गिरी। वो बूंद जैसे जल रही थी। एक दर्द था जो सीधे टिया के दिल पर उतरा था। टिया ने उसकी हथेली को और कसकर पकड़ लिया। उसका गला सूख गया था और आंखें नम हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था नताशा की आंखों में था और वो शब्दों से बड़ा था। वो अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे पहली बार समझ आया कि वह किसी का अपराधक भी कभी उसका सच नहीं होता, बल्कि उसकी मजबूरी होती है। आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ उसे 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचा दें, जिससे मैं डेली मोटिवेशन के साथ स्टोरी दे सकूं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर किसी को डेंजर्स स्टोरी चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उसके राइट्स नहीं है, तो मैं उसकी मतलब उसे टेक्स्ट में नहीं दे सकती, लेकिन हाँ आवाज़ में दे सकती हूँ। उसके लिए आप रेडी हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।